चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार हम लोग फिर आज टॉपिक लेके आए हैं ऐसा कि सुनकर आप बहुत खुशी होगा। बहुत जानकारी वाला टॉपिक है। सबसे अच्छा जान लेते हैं कि आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो ठंड के दिनों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है बीपी और हार्ट वाले पेशेंट के लोगों के लिए। और अवेयरनेस प्रोग्राम ज़मीनी स्तर से लेके सोशल मीडिया के थ्रू भी चलाया जाता है। इसी संदर्भ में आज का वीडियो था कि जितनी भी मौतें होती हैं विश्व में, भारतवर्ष में कोरोना महामारी के बाद आप देख रहे हैं मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उम्र का लिहाज नहीं देख रहा है। मौत किसी भी उम्र के लोगों को निगल जा रहा है, चाहे वह आदमी बच्चा हो, यंग युवावस्था में हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो। आप लोग देख रहे हैं कि फेसबुक पर भी या अन्य जगहों पे भी सोशल मीडिया के द्वारा भी आपको देखने को मिलता होगा कि अभी के समय में हर एक दो दिन पे किसी न किसी युवा जवान आदमी या औरत मनुष्य की मौत हो रही है। इसका कारण क्या है? कोरोना के बाद मौतों की संख्या क्यों बढ़ी है? अभी के समय में हार्ट अटैक का मरीज, मैसिव हार्ट अटैक का मरीज, कार्डिक अरेस्ट, सडन कार्डिक अरेस्ट का मरीज की संख्या क्यों बढ़ी है? क्या ऐसा कारण है कि बच्चे, युवा इसके चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि किडनी वाले भी पेशेंट बढ़े हुए हैं? आप लोग देख रहे हैं कि शहर में, बिहार में, पूरे भारतवर्ष में किडनी मरीजों की संख्या युवा लोगों में ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। लीवर के मरीजों की संख्या बढ़ी है, अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ी है। किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी कम होती जा रही है। बुखार का जो प्रकोप है, 104 105 डिग्री बुखार आ रहा है। तो यह सब का कारण क्या है? क्या है ऐसी, कौन ऐसी चीज़ है, कौन ऐसा हमारे शरीर में साइलेंट किलर घुस गया है? कौन ऐसा दानव घुस गया है? कौन ऐसा राक्षस घुस गया है? कौन ऐसा प्रजाति घुस गया है जो युवा लोगों को निगल रहा है? आखिर में कारण क्या है? कारण को जानना जरूरी है। ऐसी कौन बीमारी है? ऐसा कौन सा कारण है? ऐसा कौन सा साइलेंट किलर है जो हमारे शरीर के भीतर छुप गया है और हमारे शरीर में हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियों खतरा का प्रकोप बढ़ा रहा है, डायबिटीज़ का प्रकोप बढ़ा रहा है, बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ा रहा है, अल्जाइमर डिजीज का खतरा बढ़ा रहा है, कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है, किडनी का बीमारी खतरा बढ़ा रहा है, लिवर की बीमारी खतरा बढ़ा रहा है, ओबेसिटी के खतरा बढ़ा रहा है, स्किन डिजीज का खतरा बढ़ा रहा है। लोग समय से पहले बुढ़ापा का शिकार हो रहे हैं। दिखने में लग रहे हैं कि युवा अवस्था में लगेंगे बुढ़े कैसा दिखाई दे रहे हैं। आखिर में क्या वह साइलेंट किलर है? क्या अगर हम उसको खोज लेते हैं तो हम उन बीमारियों पर काबू पा सकते हैं? जो मौतें भी हो रही हैं उन पर लगाम लगा सकते हैं, उन पे हम लोग विजय पा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का वीडियो था। जानिए और हम आज बताएंगे आपको कि क्या ऐसा साइलेंट किलर मिला है, क्या ऐसा रहस्य है जो लोगों को शिकार बना रहा है हार्ट अटैक का, हार्ट की बीमारियों का, शुगर का, कैंसर का, किडनी का, लीवर के बीमारियों का खतरा को बढ़ा रहा है। ऐसा क्या है? पहले भी यह था, दानों रूपी यह बीमारी शरीर में था, लेकिन उस समय इसका प्रकोप कम था। लेकिन आज यह युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों को निगल रहा है। इसी संदर्भ में इसी को जागरूक करने के लिए हम डॉक्टर मनीष आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो रक्सौल में संचालित है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग जागरूक करने के उद्देश्य से यह वीडियो बना रहे हैं कि कौन ऐसा दानव है जो एंजाइटी का, डिप्रेशन का, बहुत सारा क्या क्या, अल्जाइमर डिजीज का हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग रेगुलर चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी एक्टर्स का, फिर कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटी का नाम सुनने को मिला है जो युवा थे, जो फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे, रेगुलर चेकअप भी कराते थे, फिट थे, फाइन थे, फिर भी उनका कार्डिक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मैसिव हार्ट अटैक हो गया। क्या ऐसा हुआ? इसके प्रति हम लोग को जागरूक होना जरूरी है, उस चीज़ को खोजना जरूरी है, उस पर विजय पाना जरूरी है। और उसका हम लोग विजय पाएंगे तो उसका हम लोग निजात निकाल सकते हैं। जो WHO ने भी अभी विश्व में होने वाली मौतों में 75% कारण इसी साइलेंट किलर का को माना है, जिस साइलेंट किलर का जिक्र हम अभी आपको करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि आखिर में वह कौन सा ऐसा साइलेंट किलर है जो ऐसा उत्पात मचाया हुआ है। तो उस साइलेंट किलर से जानने के पहले आप समझ जाइए कि यदि किसी को दिन भर थकावट महसूस हो रहा है, दिन में पूरे शरीर में थकान महसूस हो रहा है, आपको हेयर फॉल की शिकायत है, आपके शरीर से बाल झड़ रहे हैं, लेथर्जी महसूस हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, वीकनेस हो रहा है, और आपके शरीर में स्किन में कहीं कहीं रैश हो रहा है, मुंह पे पिंपल्स निकल रहा है, मुहासा,
स्किन पे रैसेस, चकत्ता, चेहरा पे वजन घट रहा है या वजन बढ़ रहा है, लगातार आपका वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, जवानी के समय में या बूढ़ा ऐसा दिख रहे हैं, उम्र से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए, कहीं वह साइलेंट किलर आपके शरीर में तो इंटर तो प्रवेश तो नहीं कर गया है। क्योंकि मालूम होना चाहिए जब वो साइलेंट किलर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमको मालूम नहीं होता है और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में उसका प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि अंततः कब हमारी मौत आ जाती है, कब हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, कब हमको कैंसर हो जाएगा, कब हमको किडनी फेल हो जाएगा, कब हमको लीवर की बीमारी हो जाएगी, इसका पता नहीं लगता है। इसी को जानने के उद्देश्य से हम लोग वह जो साइलेंट किलर हमारे ऑर्गन को जो बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, उसको जागरूक करने के लिए हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के लिए उसका हम लोग बताएंगे कि क्या उसका सही उपाय है, कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे अपना दिनचर्या को चेंज करेंगे, कैसे उसका खोज करेंगे, कैसे समय से पहले उसको हम लोग खोज के शरीर से निकाल कर उसका निदान करेंगे। इसको समझेंगे तो उस साइलेंट किलर का रूट कॉज है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का नाम सुने होंगे, लोग कहता है कहीं चोट लग गया तो इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन जहाँ भी होगा आपको शरीर में रेडनेस, लाल वहाँ पे दिखाई, जिसे मानते हैं कि यहाँ पे हम 4, 5, 10 बार मारे तो देखिएगा यहाँ का स्किन रेड हो जाएगा। तो छोटा सा इंजरी हुआ इसमें तो यहाँ के सेल्स में क्या हुआ कि इन्फ्लामेशन हुआ। वैसे ही इन्फ्लामेशन शरीर के सारे भागों में होता है। इन्फ्लामेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फीवर होता है। तो जब भी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होगा तो सबसे पहले हमारा शरीर के इम्यून सिस्टम से इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा। और इम्यून रिस्पॉन्स इसलिए आता है कि ताकि वहाँ उस जगह के घाव को भरने में मदद मिल सके। यानी कि हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन इज द नॉर्मल पार्ट इन विच बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी। इंजरी के रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहले जो अपीयर होता है वह इन्फ्लामेशन है, जो हमारे वुंड्स को प्रोटेक्ट में, हमारे घाव को प्रोटेक्ट करने में, वुंड हीलिंग करने में मदद कर देता है और हमारे जो चोट लगा हुआ है, चाहे जो बीमारी हुआ है, उसको फील कराता है। यानी कि जब भी शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, चोट, किसी तरह का भी कोई शरीर में इन्फेक्शन होगा और जब वहाँ के हमारे सेल टिश्यू इंजर्ड होगा तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन अपीयर होगा। और जैसे इन्फ्लामेशन अपीयर होगा तो हमारा शरीर इतना होशियार है कि खुद अपनी रक्षा के लिए अपना सैनिक खुद तैयार करता है। हमारे ब्लड में वह सैनिक है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइटर सेल बोल सकते हैं, WBC बोल सकते हैं, स्ट्रेंजर बोल सकते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस या शरीर में कोई भी इंटर करेगा तो WBC होता है जो हमारे शरीर में ब्लड में पाया जाता है। उसमें न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, यह सब सेल होते हैं जो फाइगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। यानी हमारे शरीर में जितना अच्छा हमारा इम्यूनिटी है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जितना बेटर है, उतना ही हमारा प्रतिरोधक क्षमता जितना मजबूत है, उतना ही हमसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। और शरीर, जो भी बीमारी होता है हमारे शरीर में, चाहे वो कट जाए, छील जाए, बुखार हो जाए, जो भी चीज़ होता है, हमारे शरीर में ऐसा ताकत है कि वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए खुद अपना रिस्पॉन्स लेता है और खुद ठीक करता है। कोई दवा नहीं ठीक करता है, यह चीज़ को जानना जरूरी है। जो बात बात पर एक दिन बुखार हो गया और उसमें आप जो हाई डोज में एंटीबायोटिक और कार्टिसोन ले रहे हैं तो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे शरीर में ही वह चीज़ है जो अपीयर होगा, WBC अपीयर होगा और बैक्टीरिया, वायरस, जो भी इन्फेक्शन है उससे लड़ेगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अनवांटेड जो दवा का इस्तेमाल करके शरीर को बर्बाद नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे इन्फ्लामेशन का बात कर रहे थे। इन्फ्लामेशन दो तरह का होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जैसे कहीं से चोट लगा, कोई बीमारी हुआ, कोई बैक्टीरिया, वायरस का अटैक हुआ तो उस समय जो इन्फ्लामेशन हुआ वह एक्यूट इन्फ्लामेशन है, जो कोई खतरनाक नहीं होता है। वह 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना देर इन्फेक्शन रहता है या जितना दिन घाव रहता है उतना दिन वह भरने में मदद करता है, उससे बचाता है। लेकिन स्थिति तब खराब हो जाती है, इन्फ्लामेशन लंबे दिनों तक, महीनों तक, सालों तक रहता है और उसके चलते हमारे शरीर का बहुत सारा अंग प्रभावित होता है और बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। को समझिए होता क्या है, जब चोट लगता है तो हमारा देखते हैं कि जहां भी चोट लगेगा वहां का स्किन, वहां का सेल, वहां का टिश्यू, वहां का एरिया लाल हो जाता है। और लाल जो होता है तो जिसे वह टिश्यू में चोट लगता है तो हमारे शरीर में क्या होता है कि ऐसा रिस्पॉन्स करता है और सबसे पहले क्या करता है, ब्लड
वेसल से ब्लड वेसल्स रिलीज, वहाँ ज़्यादा ब्लड, जहाँ पे चोट लगा है उस एरिया में ब्लड वेसल्स ज़्यादा ब्लड भेजने का प्रयास करता है और इंजुरी वाला जगह पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ताकि जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वह हो सके। इसी वजह से रेडनेस दिखाई देता है। जैसे ही रेडनेस होगा वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन के चलते क्या हो जाता है, उसमें छोटे छोटे माइक्रो गैप बनते हैं। जैसे इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा, तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो गैप बन जाएंगे, जिसके से होकर WBC जाएगा, और WBC क्या करेगा, अपना सेल, जैसे उसका न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट जो सेल है वह अपना फैगोसाइटोसिस क्रिया के लिए या फिर अपना फाइट करने के लिए स्ट्रेंजर सेल जो है वह फाइट करेगा, माइक्रोफेज बनाता है और वह इन्फेक्शन से लड़ता है या फिर वहाँ के सेल और टिश्यू को रिपेयर करता है। और इस तरह WBC का अहम रोल है। तो उसके साथ काम भी यह करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स में WBC का अहम रोल है। इसी के साथ साथ जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे प्रोटीन एक होता है, रिलीज होता है, जैसे साइटोकाइनेज, ब्रेडिकाइनेज, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, TNF अल्फा। इसके जरिए हमारे डैमेज सेल जो होता है वो ब्रेन को इंडिकेशंस देते हैं कि यहाँ पेन हो रहा है, पेन का सिक्रीशन हो रहा है, जिसके चलते जहाँ पे चोट लगा है उस एरिया को हम लोग ज़्यादा टच करने का प्रयास नहीं करते हैं। और इससे क्या मदद मिलता है कि वुंड हीलिंग में जल्दी मदद मिलता है। इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि इन्फ्लामेशन आता ही है घाव को भरने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, वहाँ के टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, वहाँ की बीमारी को समाप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब यही इन्फ्लामेशंस बहुत दिनों तक कभी कभी रह जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस में बदल जाता है, तो जान पे खतरा बन जाता है। यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन ही सबसे बड़ा कॉज है, जान लेने का रूट कॉज है। जो अभी जितनी भी मौतें हो रही हैं, जितने भी हार्ट अटैक हो रहा है, अनवांटेड जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कैंसर हो रहा है, लीवर की बीमारियां हो रही है, जितनी भी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस के केसेस को देखने से पता चलता है कि वह सब उसका कारण रहा होगा। यदि हम इस क्रोनिक इन्फ्लामेशंस वाले कॉज का पता लगा दें उस जांच के जरिए, और शुरू से ही उसके प्रति सतर्क रहें, आगाह रहें, तो हम लोग उसको रोक सकते हैं, उस बीमारी को शरीर में पनपने से रोक सकते हैं, और हम लोग उसको ठीक मालूम होना चाहिए कि अगर 5 में से 3 मौतों का कारण जो होता है वह इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है, इन्फ्लामेशंस है, और इस पे हम लोग को विजय पाना जरूरी है, ताकि हम लोग 75% जो मौतें हो रही हैं, जितनी भी उसमें से 75% जो अनवांटेड मौतें हो रही हैं, उस पर हम लोग रोकथाम और लगाम लगा सके। इसके लिए हमको जागरूक होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जब शरीर में कोई इन्फ्लामेशन आया और वह बीमारी ठीक करने के बाद कुछ दिनों तक रह गया, जैसे अर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, चाहे कुछ अन्य केसेस जो हैं, उसमें ज़्यादा दिनों तक इन्फ्लामेशन बनने के चलते जो होता है, WBC जो हमारा होता है वह उसका काम है कि फर्स्ट रिस्पॉन्स लेता है, शरीर में जितने भी इन्फेक्शन आते हैं उनको मारता है। तो जब हमारा रक्षक ही कभी भक्षक बन जाता है, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा दिनों तक इसके बने रहने से वह पहचान नहीं पाता है कि कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन हमारे लिए खराब है। तो यह सब कंडीशन होता है। तो जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों में या शरीरों में फैल जाता है, अनेक हिस्सों में, और इस प्रक्रिया को होने में महीनों और सालों लग जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अलग अलग अंगों पर अपना प्रभाव डालती है। जैसे मानते हैं किसी को यदि लंग्स में क्रोनिक इन्फ्लामेशंस के केसेस देखे गए हैं, तो इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज करेगा लंग्स में, और उसके चलते उसको क्या क्या शिकायत हो सकता है, तो उसके चलते उसको अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। अब देखिए कि एक इन्फ्लामेशंस के चलते लंग्स में ज़्यादा दिन तक बने रहने के चलते अस्थमा, COPD, लंग्स कैंसर, लंग्स फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। और यही यदि ब्लड से वह इन्फ्लामेशन वहाँ से हार्ट में चला जाए, तो हार्ट के में जाने के चलते जो प्लग बनाएगा, और प्लग बनाने के चलते एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें हार्ट में प्लग होता है, हार्ट का वेसल्स जो होता है जिससे ब्लड फ्लो करता है वह मोटा हो जाता है और ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, जिससे हार्ट अटैक आता है। आप लोग इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशंस और हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इन्फ्लामेशन, हार्ट अटैक और कैंसर तीनों का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोलिब्रेट है। और खास करके जितने भी हार्ट अटैक आ रही हैं इस समय, जितने भी सडन कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, जितने भी मैसिव हार्ट अटैक आ रहे हैं, इन सभी का कारण जो रूट कॉज है वह इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। इसको आप तार के अनुसार जोड़ के देख सकते हैं, अधिकतर केसेस में यह मिलेगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के चलते आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, और यह क्रोनिक इन्फ्लामेशन के चलते हो सकता है। यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कॉज है। और इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट के चलते फिर आप उसमें और सब चीज़ भी होता है, मायोकार्डाइटिस भी डेवलप हो सकता है। यह
इंडोकार्डाइटिस भी डेवलप हो सकता है। तो यह सब केसेस देखने को मिलेंगे। वहीं यदि हार्ट से ब्लड फ्लो करते करते फिर अगर वह मानते हैं कि चला गया, कहाँ पे चला गया, किडनी से फिल्टर के लिए ब्लड एक दूसरे से, ब्लड का काम ही ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो इन्फ्लामेशन जो है एक दूसरे से जगह से भी फैल सकता है। तो किडनी में जब इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्प्रेड हो जाएगा तो उसमें आपको नेफ्राइटिस, पोलीनेफ्राइटिस, किडनी फाइब्रोसिस हो सकता है, देखने को मिलेगा, किडनी फेलियोर तक हो सकता है। वहीं यदि यही क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टोमक में फैल जाए तो गैस्ट्राइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉन्स डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं यदि लीवर में इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन फैल जाए तो लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है। वहीं पेंक्रियाज में अगर फैल जाए तो पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, और बीटा सेल्स को हैम्पर करेगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन फ्लक्चुलेट होगा, तो जिसके चलते डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। यानी कि आपने देखा कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के चलते डायबिटीज हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के चलते हार्ट अटैक हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के चलते हार्ट ब्लॉक हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के चलते बीपी का पेशेंट हो सकता है। वहीं यदि क्रोनिक इन्फ्लामेशन ब्लड से सर्कुलेट करते करते स्किन के सारे भागों में फैल जाए तो स्किन जो होता है वह समय से पहले आप बूढ़ा दिखने दे सकते हैं, क्योंकि स्किन के सेल में कोलेजन को घटाता है और इलास्टिसिटी को कम करता है, जिससे आप समय से पहले बूढ़े दिखाई देते हैं। और डीएनए को भी डैमेज करता है, जो डीएनए हमारे शरीर में पाया जाता है उसको भी डैमेज करने का काम करता है। तो यदि यही इन्फ्लामेशन ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में जाकर बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का खतरा बढ़ाता है, जैसे मानते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, वीकनेस, डिप्रेशन, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि आदमी अपने आप को नहीं पहचान पाता है, कब खाना है, कब पीना है, उसके घर का लोग कौन है, कब खाना खाया, कब मुंह धोआ, कुछ याददाश्त ठीक नहीं रहता है। स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ सकता है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होता है यह सबसे बड़ा साइलेंट किलर है जो हमारे भीतर छुपा हुआ है, और हम लोग यदि उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, समय पे उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कभी भी हार्ट अटैक या अनेक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जितने बीमारियों का मैंने नाम गिनाया। अब मेडिकली रूप से हम क्या ऐसा करेंगे, अब ये चीज़ समझ लीजिए कि इन्फ्लामेशन मतलब कि इन्फेक्शन मतलब कि जिस भी चीज़ में टाइटिस लगा है, जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरिंगाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पोलिसिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, चाहे इंडोकार्डाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, जिसमें टाइटिस लगा है मतलब इन्फेक्शन, तो इस पे सतर्क रहने की जरूरत है यदि यह क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसको जांच करने का बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरपी टेस्ट। एक होता है, आप लोग कोरोना में सुने होंगे सीआरपी टेस्ट डॉक्टर लोग ज़्यादा लिखता था। सी रिएक्टिव प्रोटीन है, और इसका जांच करके आप अगर साल में 2 बार या 1 बार कराते हैं और इसके वैल्यू के द्वारा आप इवेलुएट कर सकते हैं कि आपका जो स्थिति है वह किस कंडीशंस में है, आपके बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन तो नहीं पड़ रहा है, कार्डिक रिस्क तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो सर्टेन इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन इंटर होता है, जब इन्फेक्शन का प्रकोप हाई रेशियो में होता है, तो हमारा लीवर इतना होशियार है कि हमारा लीवर जब भी कोई चीज़ आता है तो सबसे पहले लीवर के पास जाता है, और लीवर जो काम का चीज़ होता है वही चीज़ रखता है और बाकी चीज़ों से वो निकालने का प्रयास करता है, या फिर फाइट के लिए उससे लड़ने के लिए अपने शरीर में कुछ ना कुछ अपना एंजाइम, रसायन, केमिकल एक्सक्रीट करते रहता है। तो लीवर क्या करता है, साइटोकाइनेज के रिस्पॉन्स से सी रिएक्टिव प्रोटीन का उत्पादन करता है, और उसके चलते वह ब्लड में भेजता है। रिड्यूस कर दिया लीवर सी रिएक्टिव प्रोटीन, कभी कोई इन्फेक्शन आया तो सी रिएक्टिव प्रोटीन रिड्यूस किया लीवर, और वह से ब्लड फ्लो में भेजता है और इन्फ्लामेशन से लड़ने, बढ़ने, घटाने में मदद करता है। तो इसीलिए जब भी हम क्रोनिक इन्फेक्शंस या कोई भी एक्यूट इन्फेक्शंस, जब बॉडी में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप सीआरपी कराइएगा तो एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ा मिलेगा, सर्जरी केस में भी बढ़ा मिलेगा, बहुत सारा कंडीशन है। लेकिन यदि किसी को बार बार सी रिएक्टिव प्रोटीन कुछ डिजीज बाहर से नहीं रहने पे भी लगातार बढ़ा हुआ आ रहा है, तो समझ लीजिए कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, और उसको कैसे ठीक करना है, कैसे मिलना है डॉक्टर से, कैसे इलाज कराना है, यह आपका जिम्मेदारी, आप समझिए। लेकिन उसको कंट्रोल करना है, जिससे आप इस सब बीमारियों पे लगाम लगा सकते हैं। जो अनवांटेड हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, जो हाई रिस्क आ रहा है, इससे आप बच सकते हैं। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी टेस्ट के द्वारा आप पता लगा सकते हैं, और सीआरपी टेस्ट का वैल्यू इन्फेक्शन के अनुसार आपको अलग अलग होता है। उसके लिए हम लोग वीडियो पहले डाले हुए हैं,
बहुत पहले, 2 साल पहले, फिर एक नया वीडियो बना के डालेंगे। लेकिन कार्डिक रिस्क जो होता है, कार्डिक रिस्क जो होता है, अब यदि किसी को समझ लीजिए कि यदि किसी को 0.1 से 3 तक है तो एवरेज कार्डिक रिस्क है, और किसी को यदि 3 से ऊपर सीआरपी का वैल्यू आ रहा है तो सीवियर कार्डिक रिस्क है। तो सीआरपी जो है वह जनरली इंक्रीज करता है ओबेसिटी में, आर्थरोस्क्लेरोसिस में, इन्फेक्शंस में, कैंसर में, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में, सेप्टिस में, एलर्जिक रिएक्शंस में, हार्ट डिजीज में, बहुत सारी चीज़ में होता है। तो आप सीआरपी टेस्ट कराकर बॉडी में इन्फ्लामेशन को पता कर सकते हैं और अपने शरीर में होने वाले खतरों को जो भविष्य में आप जान ले सकता है उसके प्रति जागरूक हो सकते हैं, आगाह हो सकते हैं, और उसके द्वारा अपने बॉडी के इन्फ्लामेशन को पहचान सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, और अपने जीवन को आने वाले जो जीवन में जो अब संकट आने वाला है, जो अनवांटेड मृत्यु आ सकता है बीमारी के चलते, इन्फ्लामेटरी क्रोनिक इन्फ्लामेशन के चलते, उसको आप रोक सकते हैं। इसी के साथ